इस वीडियो के पहले हम पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेन और हुक्स लॉ हमने देखा था। तो हुक्स लॉ का रिलेशनशिप भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मीन्स हम पहले क्या करते थे, एक सिंगल ब्लॉक का स्टडी करते थे, उस पर कितना लोड लग रहा है, ठीक है, उस लोड के कारण कितनी डिफॉर्मेशन हो रही है या क्या स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है। बट अब हम देखते हैं कि ये जो मेंबर्स है, अब एक सिंगल ब्लॉक ना होके हम देख रहे हैं कि डिफरेंट मेंबर्स है, मेंबर्स एक दूसरे से क्या है, इंक्लूडेड है, 2 और मोर मेंबर्स है, और उस मेंबर्स के एंड में और इंटरनल पार्ट्स में भी डिफरेंट लोड्स लग रहे हैं। तो हम आ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर। मींस ऐसे केस में जब हमारे पास कंपोजिशन हो ऑफ मेंबर्स और सिंगल मेंबर ना होके मेंबर्स का कंपोजिशन हो, तो हम उसका टोटल डिफॉर्मेशन अगर हम लोड लगा रहे हैं टेंसाइल या कंप्रेसिव, तो उस बॉडी में टोटल डिफॉर्मेशन क्या हुआ ये निकालने के लिए, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है, हम जल्दी डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसलिए हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, देखो, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन टेल्स अस दैट रिजल्टिंग स्ट्रेन विल बी इक्वल टू द रिजल्टिंग स्ट्रेन will be equal to the sum of strains caused by individual force acting along the length of the members। इसका मतलब कहने का है कि अगर इस ब्लॉक पर यहाँ देखो एक लोड लग रहा है, ठीक है, ये एक पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है उस मेंबर का, ये मेंबर का थर्ड पार्ट है, हर पार्ट पर डिफरेंट टाइप के लोड्स लग रहे हैं। मैंने कुछ उसको समझने के लिए न्यूमेरिक वैल्यू दे दिया कि P1 8 न्यूटन है, P2 4 न्यूटन है, P3 जो है हमारा 2 न्यूटन है और P4 जो है वो 6 न्यूटन है। तो क्या होगा कि इंडिविजुअल ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, हम टोटल मेंबर का अगर हमें स्ट्रेन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हर इंडिविजुअल ब्लॉक का स्ट्रेन निकाल देंगे, अलग अलग हर इंडिविजुअल ब्लॉक का स्ट्रेन निकाल देंगे और उसको सम अप कर देंगे। वही बोलता है कि रिजल्टिंग स्ट्रेन विल बी द इक्वल टू द अलजेब्राइक सम ऑफ द स्ट्रेन caused by individual forces acting along the length। अब देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे हम करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आता हूं हुक्स लॉ को एक बार फिर से हम रिवाइंड करते हैं। हुक्स लॉ क्या बोलता था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बस कैसा है स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते थे तो हम एक कांस्टेंट लेके आते थे, ठीक है, एक कांस्टेंट लेके आते थे जिसको हम बोलते थे यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस क्या हो गया, सिग्मा एल बाई एप्सिलॉन एल, मींस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और स्ट्रेस हमारा क्या होता था, लोड ओवर द एरिया और इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, और उसी को हमने लोड से, इंटरनल फोर्स जो था उसको हम किससे रिप्लेस कर दिया, हमने लोड से कर दिया, लोड ओवर एरिया। और स्ट्रेन क्या होता था, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। और ये कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल, इसलिए चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। अगर ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है तो चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, तो ये है डिफॉर्मेशन बाय ओरिजिनल लेंथ। अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को देखोगे तो हम बोल सकते हैं कि यंग्स मॉडुलस जो होगा PL बाय डेल्टा L इंटू ए, PL बाय डेल्टा L इंटू ए मींस लोड इंटू ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय चेंज इन डिफॉर्मेशन या चेंज इन लेंथ बाय एरिया। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो डिफॉर्मेशन हो रहा है हमारा, चेंज इन लेंथ जो हो रहा है, वो लोड इंटू ओरिजिनल लेंथ बाय एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस। अब डेल्टा एल को हम सिर्फ डेल्टा से डिनोट करेंगे, मींस क्या, डिफॉर्मेशन, यही तो है ना, डिफॉर्मेशन, कितना डिफॉर्म हुआ, या वो कंप्रेसिव डिफॉर्मेशन हो या अपना टेंसाइल डिफॉर्मेशन हो। तो अब हम देखते हैं कि भैया अब 2 केस है सुपरपोजिशन को यूज करने के लिए, हम 2 केसेस को पहले स्टडी करते हैं।
पहला केस हम ये देखते हैं, इससे हमें निकल गया कि डिफॉर्मेशन का हमें फॉर्मूला निकल गया PL ओवर A बाई E, A इंटू E। अब देखो दो केसेस हैं, ठीक है, सुपरपोजिशन में, कि दो तरह के मेंबर्स हमारे माइंड में आ रहे हैं। फर्स्ट मेंबर है कि देखो ये एक टोटल मेंबर है जिसमें क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, सारे ब्लॉक का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, सेम है। क्रॉस सेक्शन एरिया इन सारे ब्लॉक का क्या है, सेम है, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया है। कैसा है हमारा, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया है, हमारा सेम क्रॉस सेक्शन एरिया है, यानी ए जो हमारा है वो सेम है, मीन्स इसका भी एरिया ए है, इसका भी एरिया है, और इस पार्ट का भी एरिया क्या है हमारा, ए है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो मेंबर है एक सिंगल मेंबर है, मीन्स मटेरियल सेम है, मटेरियल ऑफ मेंबर इज सेम, मेंबर इज सेम। अगर ये सेम मटेरियल से बना हुआ है, कंप्लीट ब्लॉक मिलके एक जो मेंबर बना रहा है वो सेम मटेरियल से है, तो उसका ई जो रहेगा सब के लिए कांस्टेंट रहेगा, मीन्स सेम रहेगा। तो हर ब्लॉक के लिए जो है यंग्स मॉडुलस का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर मटेरियल चेंज होता है तो यंग्स मॉडुलस का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। और हमने ये भी माना है, और इसमें हमने मान लिया है कि लेंथ जो है हर ब्लॉक का वैरी कर रहा है और लोड वैरी कर रहा है। तो देखो हमारा अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन ये बोलता है कि चेंज जो होगा हमारा, जो हमारा डिफॉर्मेशन होगा वो अलजेब्रिक सम ऑफ PL बाई A, ठीक है। अब जितना है, मान लो 3 है तो del 1 del 2 del 3 और n नंबर्स होगा तो प्लस del n तक चला जाएगा। अब हम इंडिविजुअल का निकाल सकते हैं। अब यहाँ 3 है तो मैं इसको हटा देता हूँ, 3 का कलेक्ट करते हैं। अब जरा फर्स्ट के लिए देखते हैं हम। अच्छा, इसको डिटरमाइन करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि पहले हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन देखना है। इक्विलिब्रियम कंडीशंस ऑफ ईच ब्लॉक, हर ब्लॉक का इक्विलिब्रियम कंडीशन देखना है हमें, पहला। दूसरा, इक्विलिब्रियम कंडीशन देखने के लिए हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ईच ब्लॉक का क्या करेंगे हम, FBD बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो चलो हम देखते हैं इसमें कैसे होता है। हम देखो, मैंने इसको समझने के लिए मैंने क्या किया है, हर P1 P2 P3 P4 जो 4 लोड ले रहे हैं सबका मैंने एक वैल्यू लिख दिया है। चलिए पहले ब्लॉक का FBD बनाते हैं। ये फर्स्ट ब्लॉक है हमारा, ये ब्लॉक नंबर 1 है। तो FBD का क्या होता था कि उसको सेपरेट करो और उस ब्लॉक पर क्या क्या फोर्सेस लग रहा है, वो किस पर क्या नहीं लग रहा है, उस पर क्या क्या फोर्सेस लग रहा है उसको हमें लाइन से ड्रॉ करना है। देखो इस ब्लॉक के लेफ्ट में देखेंगे और राइट में, इधर हमारा P1 लग रहा है ना, ये कितना है, 8 न्यूटन है। अब इस ब्लॉक का देखो ध्यान से, ये हमारा लग रहा है P2, कितना है, 4 न्यूटन है ना, डायरेक्शन इधर है। एक P3 लग रहा है, तो देखो तो P3 तो कितना लग रहा है P3 भाई, ये लग रहा है P3 इस एंड में, ये कितना है 2 न्यूटन। एक और इस एंड में लग रहा है, इस पार्ट के इस एंड में लग रहा है P4, एक और P4 लग रहा है, ये कितना है 6 न्यूटन। अब जरा देखो, ये एक तरह से टेंसाइल ये कंप्रेसिव लोड है, ठीक, कंप्रेसिव। तो अब क्या हो जाएगा, 4 + 6 10 - 2 = 8, यानी जो रिप्लेस है एक्चुअली में इस पर जो फोर्स लग रहा है, इधर 8 न्यूटन और इधर भी कितना लग रहा है 8 न्यूटन। यानी इसके लिए जो हमारा टोटल P1 निकल के आ गया वो निकल के आ गया 8 न्यूटन, ठीक है ना, कितना निकल के आ गया 8 न्यूटन। अब हम del 1 में पुट करेंगे, del 1 का क्या होगा, P1 L1 बाई AE, क्यों, इसका एरिया और यंग्स मॉडुलस सबका सेम है। दूसरे की बात करेंगे तो हम P2 L2 बाई AE प्लस P3 L3 बाई AE। ये जो P1 P2 है ये टोटल है, इसके लिए P1 8 हो गया, ठीक है ना। ये मत सोचना कि ये P1 P2 नहीं आएगा, बल्कि उस ब्लॉक पर रिजल्टेंट फोर्स क्या कर रहा है, लग रहा है, ये है रिजल्टेंट फोर्स निकल के आ रहा है, ठीक है ना। हम इसको हटा देते हैं,
बेटर रहेगा, हम सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू ही लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो हमारा P1 आ गया 8 न्यूटन। चलिए ठीक है, हमारा P1 निकल के आ गया है 8 न्यूटन। चलो, क्यों, ये इक्विलिब्रियम में है ना ये ब्लॉक, इधर भी 8 इधर भी 8, तो इक्विलिब्रियम में आ गया। उस कंडीशन को मैं सर्च करना जब ब्लॉक इक्विलिब्रियम में होगा। अब जरा इसको हटा देता हूं मैं, ये हट गया हमारा। अब देखते हैं ब्लॉक 2 में। अब हमारे पास आएगा ब्लॉक 2। ब्लॉक 2 के बारे में जरा स्टडी करते हैं, जरा देखते हैं क्या क्या लग रहा है। जरा देखो ध्यान से, ब्लॉक 2 ये वाला 2 है, तो इस पर जरा ध्यान से देखो। एक तो 8 इधर लग रहा है और 4 इधर की ओर लग रहा है। 4 क्या है, इधर की ओर लग रहा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 8 - 4, 8 इधर और 4 उधर है, तो इस एंड पर जो लगने वाला है क्या है, 8 - 4। अब इस एंड की बात करेंगे, देखो 6 तो इधर लग रहा है और 2 उधर लग रहा है, तो ये 6 - 2, तो देखो अब क्या हो गया। अगर इसको देखोगे इस ब्लॉक को, तो इधर भी 4 न्यूटन और इधर भी 4 न्यूटन। चलो ये भी इक्विलिब्रियम में हो गया, यानी P2 जो हमारा निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया, 4 न्यूटन। और L1 तो हमको L1 कोई वैल्यू दिया ही हुआ है। L1 मान लो 1 मीटर है, 2 मीटर है, 3 मीटर है, ठीक है ना। इस तरह से कोई वैल्यू है हमारा, वो L1 L2 न्यूमेरिक वैल्यू है। ये मैं समझाने के लिए कि P1 P2 वो वैल्यू नहीं होगा, बट कि वो ब्लॉक इक्विलिब्रियम में जब आएगा तो इक्विलिब्रियम का फोर्स होगा। अब चलिए ये भी निकल गया। अब जरा इसका देखते हैं, थर्ड ब्लॉक का। देखो थर्ड ब्लॉक का, पहले 6 तो इधर है, चलो ठीक है, इस ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। जरा इस ब्लॉक का इधर देखो तो एक बार क्या क्या है, 8 इधर है पॉजिटिव, 2 भी इधर है पॉजिटिव और 4 इधर है, बोलो ठीक है ना। और इधर क्या लग रहा है, 6 इधर इस एंड पर सिर्फ 6 है, तो ये भी कितना आ गया बताओ तो, 10 - 4 कितना गया, ये भी 6, तो देखो आ गया ना इक्विलिब्रियम में। तो P3 हमारा क्या हो गया, 6 न्यूटन। तो इसमें वैल्यू को बैठा दोगे तो ये टोटल हमारा क्या निकल के आ जाएगा, डेल्टा निकल जाएगा। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये तब है जब एरिया सेम है और यंग्स मॉडुलस सेम है। इसके लिए हमने क्या करेंगे, पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन फाइंड करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बना के इक्विलिब्रियम कंडीशन फाइंड करेंगे। ईच ब्लॉक पर इक्विलिब्रियम लोड या फोर्स कैलकुलेट करेंगे और उसको इस वैल्यू में पुट कर देंगे। अब हमारे पास दूसरा कंडीशन है केस 2 की क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है, बट E और P सेम है, मतलब लोड हर ब्लॉक पर सेम है, एरिया वेरी कर रहा है, लेंथ वेरी कर रहा है, बट एक ही मटेरियल का बना हुआ है। अगर एल्यूमिनियम है तो सारा एल्यूमिनियम, ब्रॉन्ज है तो सारा ब्रॉन्ज, स्टील है तो सारा स्टील। इस केस में हम कैसे निकालेंगे, फिर से हम सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करेंगे। टोटल हमें डिफॉर्मेशन निकालना है, टोटल हमें क्या करना है, डिफॉर्मेशन निकालना है। तो रूल क्या कहता है सुपरपोजिशन की, ईच ब्लॉक का डिफॉर्मेशन को ऐड कर दो, एल्जेब्रिक सम जो होगा वही टोटल डिफॉर्मेशन होगा, यही जाएगा इन नंबर पर। ये 3 है तो 3 हमने कर दिया, ठीक है। अब देखो डेल 1 की बात करेंगे, हमारे पास डेल्टा का फॉर्मूला क्या है, PL/AE, यही है ना। हमारा क्या है, लोड सेम है, पहले ब्लॉक को देखो लोड सेम है, ठीक है ना, लेकिन लेंथ क्या है L1, एरिया क्या है डिफरेंट है, लेकिन E क्या है सेम है ना। ऐसा दूसरे में फिर लोड तो सेम है लेकिन लेंथ L2 है और एरिया A2 है, लेकिन यंग्स मॉडुलस सेम है। तीसरे में लोड तो हमारा सेम है, लेंथ L3 है, एरिया A3 है, बट यंग्स मॉडुलस सेम है। तो P बाय यंग्स मॉडुलस को अगर हम निकाल देंगे तो अंदर में क्या बचेगा, L1/E1, L2/A2 और L3/A3। तो ये हो गया, ये वो केस जब एरिया वैरी कर रहा है और लेंथ वैरी कर रहा है मेंबर्स का। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन 2 के केस में, ठीक है, 2 के केस में। अब हम देखते हैं जब कंपोजिट बार होगा हमारा तब क्या होने वाला है, ठीक है। देखेंगे हम कि व्हाट इज कंपोजिट बार्स और कंपोजिट सेक्शंस, व्हाट इज कंपोजिट बार और कंपोजिट सेक्शंस। अब उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जब हम पहले सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ा हमने तो उसमें देखा कि दोनों एंड क्या है, फ्री है, चाहे वैरिंग एरिया की बात हो या एक क्रॉस सेक्शन अगर सेम हो, दोनों में क्या देखा, ये एंड्स फ्री हैं, एंड्स जो है वो क्या है फ्री हैं, एंड्स क्या है फ्री हैं।
अब कंपोजिट बार और सेक्शन किसे कहते हैं? देखो ये क्या है, कंपोज होता है दो या दो से अधिक डिफरेंट मटेरियल से, दो या दो डिफरेंट मटेरियल से, और उनका जो एंड है वो फिक्स्ड होता है। रिजिडली क्या होता है? फिक्स्ड होता है। रिजिडली क्या होता है? फिक्स होता है। A structural member composed of two or more elements of different materials rigidly connected together at their ends to form a parallel arrangement subjected to axial loading। और ये पूरा जो अपना सेक्शन है वो ये एक्सेल लोडिंग मतलब लेंथ के लॉन्ग, एक्सिस के लॉन्ग क्या है, एक लोड लगता है तो इसको क्या होता है? इम्पोज होता है, एक्सेल लोडिंग पर इम्पोज होता है। चीज ये है कि मटेरियल दो या दो से अधिक होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, और एक्सेल लोडिंग होनी चाहिए, और एंड्स जो है वो क्या होना चाहिए? फिक्स्ड होना चाहिए। जैसे इसमें एक रिजिड कॉलर लगा दिया, तो इस केस में क्या होता है कि सॉल्व करने के लिए इस टाइप के केस को, कंपोजिट बार और सेक्शन के केस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, दो इक्वेशन का हमें हेल्प लेना पड़ता है। पहली बात तो ये है कि मेंबर 1 और 2 का, जो भी मेंबर 1 और 2 में लोड लग रहा होगा, उनमें जो लोड लग रहा होगा, लेट से P1 लगा मेंबर 1 में और P2 लगा हमारा मेंबर 2 में, तो दोनों का जो लोड होगा वो ही सम होगा एक्सेल लोड का, उन दोनों का सम ही क्या होगा? एक्सेल लोड का सम होगा। पहली बात तो ये है हमारा, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अच्छा, दूसरा, क्योंकि इसका एंड्स जो है वो फिक्स्ड है, दिख रहा है ना, एंड्स क्या है? फिक्स्ड है, और इनिशियल लेंथ भी सेम ही है, दोनों मेंबर का क्या है? इनिशियल लेंथ हमारा क्या है? सेम ही है। एल ट्यूब के लिए भी है, एल रॉड के लिए भी है, ठीक है। अब सेम अमाउंट ऑफ एक्सेल लोड दोनों में लग रहा है, सेम अमाउंट ऑफ एक्सेल लोड, और रिजिडली फिक्स्ड भी है, तो क्या होगा? जितना रॉड का डिफॉर्मेशन होगा उतना ही ट्यूब का भी डिफॉर्मेशन होगा, क्योंकि रिजिडली फिक्स है और सेम एक्सेल लोड लग रहा है, तो फिक्स होने के कारण एंड्स जो है वो साथ ही साथ मूव करेगा, तो दोनों में क्या है? डिफॉर्मेशन सेम होगा, मीन्स del 1 इक्वल टू del 2। तो पहला मेंबर में हमारा डेल का फॉर्मूला क्या होता है? लोड इंटू लेंथ बाय एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस। तो ये दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। इस इक्वेशन के हेल्प से हम P1 या P2 को एक वैल्यू दिया रहेगा तो P1 या P2 यहां से निकाले और इक्वेशन में पुट कर दिया। दो इक्वेशन दो एक तरह से अननोन होंगे क्योंकि एरिया दिया होगा और क्योंकि मटेरियल डिफरेंट है। अगर ये E1 है तो इसका यंग्स मॉडुलस क्या होगा? E2 होगा। ये भी ट्यूब तो ट्यूब का हमेशा E1, रॉड का E2 मान लिया हमने, ठीक है। तो इन दो इक्वेशन का हेल्प करके P1 P2 निकाल के इस वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, या यहाँ अगर हमें P1 या P2 पता होगा और एक्सेल लोड तो हमें पता ही होगा तो वहां का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो जो भी चीजें हमें निकालने को बोला जाएगा अननोन होगा वो हम इक्वेशन के हेल्प से निकाल लेंगे। वो इस इक्वेशन के हेल्प से हम क्या करेंगे? फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखेंगे हम इक्विवेलेंट मॉडुलस ऑफ अ कंपाउंड बार। इक्विवेलेंट मॉडुलस ऑफ कंपाउंड बार। इक्विवेलेंट मॉडुलस ऑफ कंपाउंड बार। इक्विवेलेंट मॉडुलस मतलब क्या होगा कि अगर एक कंपाउंड बार है, अभी मैंने बता ही दिया कंपाउंड बार क्या है कि दो डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बना और उसके एंड जो है वो रिजिड कॉलर फिक्स है, तो क्या होगा? उसका जो भी डिफॉर्मेशन होगा दोनों मटेरियल का अगर एक्सेल लोड लगाओगे तो सेम डिफॉर्मेशन होगा। अब मानते हैं ये कंपाउंड बार जो था हमारा उसको हमने एक सिंगल पीस में कन्वर्ट करना है। दोनों मटेरियल को हम चाहते हैं कि एक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाए, मीन्स इसका मॉडुलस कुछ और है, इसका मॉडुलस कुछ और है। यंग्स मॉडुलस जो है इसका यंग्स मॉडुलस E1 है, इसका E2 है। बट अगर हम किसी तरह से इसको सिंगल बार में कन्वर्ट करते हैं तब उसका फाइनल मॉडुलस क्या होगा? इसके रेस्पेक्ट में इसका फाइनल मॉडुलस क्या होगा वही हमें निकालना है। इक्विवेलेंट मॉडुलस ऑफ अ कंपाउंड बार, ये हमारे इक्विवेलेंट बार है, ये कंपाउंड बार है। अब देखो हम इक्विवेलेंट बार कब कहेंगे? इक्विवेलेंट बार शुड हैव द सेम डिफॉर्मेशन अंडर द लोड एज दैट ऑफ कंपाउंड बार। मीन्स अगर सेम लोडिंग कंडीशन रखते हो, सेम अगर लोडिंग कंडीशन रखते हो तो जितना डिफॉर्मेशन यहां पर हुआ था, जितना डिफॉर्मेशन इस केस में हुआ, कंपाउंड बार के केस में हुआ, जितना डिफॉर्मेशन कंपाउंड बार के केस में हुआ उतना ही जो हमारा डिफॉर्मेशन है वो किसमें होना चाहिए? इक्विवेलेंट बार में। अगर इसका डिफॉर्मेशन
इसका डिफॉर्मेशन इक्वल हो गया तो कहेंगे ये दोनों आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है, ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। अब जरा हम देखते हैं कि इस बार को हमने क्या किया, इक्विवेलेंट बार में कन्वर्ट कर दिया और लेट से मान लिया कि इसकी जो मॉडुलस है यंग्स मॉडुलस वो ई है, और जो एरिया इसका हो जाएगा, देखो पहले A1 और A2 ये दो एरिया है, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, सर्कुलर बार मान लो या स्क्वायर फॉर्म कैसा भी रेक्टेंगुलर मान लो, तो दोनों एरिया जुड़ के क्या हो जाएगा, कंप्लीट एरिया हो जाएगा इस ब्लॉक का, दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, कंप्लीट एरिया हो जाएगा। समझ रहे हो बात को ना, ठीक है। और ये हमने मान लिया कि यंग्स मॉडुलस ई है, और लोडिंग कंडीशन को हमने क्या रखा, सेम रखा। अगर लोडिंग कंडीशन को हमने सेम रखा है तो हम मानते हैं इसका डिफॉर्मेशन कितना होगा, डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या है, लोड इनटू लेंथ बाय एरिया इनटू यंग्स मॉडुलस। हमने पी को वही रखा, लेंथ उतना ही रखा था जितना इसका है, और एरिया ए की जगह क्या आ गया, A1 प्लस A2, और इसका मान लिया हमने यंग्स मॉडुलस ई। यहां से हमने क्या किया कि PL बाय डेल्टा को अगर कर दिया हमने, अब देखो ध्यान से, हमने PL बाय डेल्टा कर दिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, अगर देखो PL बाय अगर डेल्टा कर दिया हमने तो क्या हो जाएगा, मतलब ये दोनों को इक्वल कर लो, ये ऐसे होगा नहीं, ये दोनों को इक्वल कर लो आप, ये डेल्टा हो गया, तो आप डेल्टा को PL के नीचे लेके आ गए, तो ये एरिया वाला टर्म इधर आ गया, तो इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ये किसके लिए है, इक्विवेलेंट बार के लिए। अब जरा कंपाउंड बार में जाते हैं। कंपाउंड बार होने का कंडीशन था कि इंडिविजुअल जो लोड है पड़ रहा है, उस इंडिविजुअल लोड जो पड़ रहा है, लेट से इस पर P1 लोड आ रहा है, इस पर P2 आ रहा है, P1 और P2 आ रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि इंडिविजुअल लोड का हम निकाल लिया हमने, P1 बाई E1, ये कंपाउंड बार के लिए कंडीशन है कि जितना लोड हो रहा है वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, P1 बाई E1 और P2 बाई E2, लोड बाई यंग्स मॉडुलस आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा कंडीशन ये बोलता है कि टोटल जो लोड है, इंडिविजुअल का जो लोड होगा वही टोटल लोड के बराबर होगा। इंडिविजुअल पर जो मान रहे इस पर स्मॉल P1 लोड लग रहा है पर यूनिट एरिया पर, स्मॉल P1 लग रहा है पर यूनिट एरिया पर, तो टोटल एरिया पर क्या लग गया, P1 इंटू दिस, वही P1 हो गया कैपिटल P, ठीक है ना। इसको जोड़ दिया तो हमारे पास क्या है, कंपाउंड बार में अभी हमने पढ़ा कि P1 P2 क्या होना चाहिए, P होना चाहिए। ये जो स्मॉल P है ये यूनिट क्रॉस सेक्शन में लग रहा है, तो टोटल एरिया में क्या लगेगा, P1A1, P2 क्या है, इसके यूनिट एरिया में लग रहा है, तो क्या होगा, P2A2 इक्वल टू P। अब अच्छा, इस इक्वेशन से P1 बाई E1 और P2 बाई E2 से हम P1 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस P1 के वैल्यू को हमने क्या किया, इस इक्वेशन में किसी में डाल दिया, ठीक है। ये P1 का वैल्यू हमने इस इक्वेशन में डाल दिया। जब इसको सॉल्व करोगे तो हमें क्या मिलेगा कि जब सॉल्व करोगे तो हमें ये मिलने वाला है, जो टोटल निकलने वाला है हमारा कि PL बाई डेल्टा, PL बाई डेल्टा इक्वल टू A1 E1 प्लस A2 E2। अब देखो इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये 1 और 2 को ऐड कंपेयर कर रहे हो, PL बाई डेल्टा है, ये भी PL बाई डेल्टा है, तो करोगे तो क्या आ जाएगा, A1 प्लस A2 क्या आ गया, A1 प्लस A2 इंटू यंग्स मॉडुलस इक्वल टू A1 E1 प्लस A2 E2। तो हमें क्या निकालना है, यही मॉडुलस निकालना है, इक्विवेलेंट मॉडुलस, ये हमारा इक्विवेलेंट मॉडुलस है। तो क्या हो गया, A1 E1 प्लस A2 E2 बाई A1 प्लस A2। ये क्या है हमारा, ये गेट वगैरह में भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गेट्स वगैरह। तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट मॉडुलस ऑफ अ कंपाउंड बार, यानी कंपाउंड बार को एक हमने सिंगल बार में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका यंग्स मॉडुलस क्या होगा, उस बार का कितना होना चाहिए, ठीक है।